हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ भूमि एजुकेशन। आज के इस सेशन में जो हमारी और आपकी आज ये मुलाकात हो रही है, इस सेशन में बेसिकली मैं आपके साथ एक बहुत ही करंट और बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक को लेकर के डिस्कशन करूँगा। जनरली ये टॉपिक आपको अक्सर न्यूज़ में मिलेगा, अक्सर इस टॉपिक पर डिबेट होती है, डिस्कशन होती है न्यूज़ चैनल्स पर और न्यूज़पेपर्स पे अक्सर आपको ये टॉपिक मिलेगा और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी से रिलेटेड ये टॉपिक है, दैट इज़ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। अब ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन क्या है, इसको क्यों बनाया गया था, इसका क्या पर्पस था, क्या इसने अपने पर्पस को अचीव किया, वेदर इट अचीव्ड इट्स पर्पस और नॉट, what are controversies basically behind this commission, and what was the Supreme Court judgment, why this commission was enacted, why this commission was established। यही सारी चीज़ें बेसिकली हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि फाइनली इस आयोग का क्या उद्देश्य था और क्या इश्यूज क्रिएट हुए जब ये आयोग, जब ये कमीशन बना और सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया। So before starting or before discussing this commission, that is National Judicial Appointment Commission, I would like to discuss something about the appointment of judges in Supreme Court and High Court in India। देखिए हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जब जजेस अपॉइंट होते हैं, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, तो बेसिकली वो प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट होते हैं। राष्ट्रपति जो हैं वो जजों की नियुक्ति करते हैं, प्रेसिडेंट को ये अधिकार दिया गया है। लेकिन प्रेसिडेंट अपॉइंट तो करते हैं, बट प्रेसिडेंट जो पर्सन्स के जो नेम होते हैं, जो नाम होते हैं, जो व्यक्ति अपॉइंट होना होता है, उसको फाइनलाइज नहीं करते। बेसिकली प्रेसिडेंट को जो नाम होते हैं वो सजेस्ट किए जाते हैं। द नेम्स आर सजेस्टेड टू द प्रेसिडेंट, whom president is going to appoint judge in the Supreme Court and High Court, and these names are basically suggested by a body known as collegium। ये जो नाम है जजों के, ये राष्ट्रपति को कोलिजियम के थ्रू सजेस्ट किए जाते हैं। तो हमारे देश में एक्चुअली में जजों का जो अपॉइंटमेंट होता है वो कोलिजियम के थ्रू होता है। ये जो कोलिजियम है ये बेसिकली एक बॉडी है, एक संस्था है, आज भी एग्जिस्ट करती है, पहले भी एग्जिस्ट कर रही थी। इसी को लेकर के इशू हुआ। बेसिकली ये जो टोटल ओवरऑल जो आप कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे, दिस कॉन्फ्लिक्ट इज बेसिकली बिटवीन टू बॉडीज, वन इज दिस कोलिजियम एंड सेकेंड इज दिस कमीशन। और यू कैन से दैट दिस होल लेक्चर इज बेस्ड ऑन नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन वर्सेस कोलिजियम इन इंडिया। और इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है, सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट है, यही हमारे डिस्कशन का बेसिक इशू है। तो हमारे देश में प्रेसिडेंट को नाम सजेस्ट होते हैं, कोलिजियम के थ्रू नाम दिए जाते हैं। अब कोलिजियम क्या है? तो कोलिजियम बेसिकली एक बॉडी है, एक संस्था है जिसमें 5 जज होते हैं। 5 जजेस बॉडी है ये, इसमें 5 जज होते हैं। और इसमें इस संस्था का जो हेड होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। मीन्स इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देयर विल बी 5 जजेस इन कोलिजियम। अब ये 5 लोग क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में अगर जज अपॉइंट होने हैं तो उनके नामों पर ये लोग डिस्कशन करेंगे, फाइनल एक्शन लेंगे, फाइनल डिसीजन लेंगे। और फिर जब ये लोग नाम सॉर्ट आउट कर लेते हैं, हाँ इस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट होना है, तो ये लोग बेसिकली वो जो फाइल होती है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं टू लॉ मिनिस्ट्री, और फिर वहाँ से ये ट्रांसफ़र हो जाती है टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आप देखेंगे कि हमारे देश में जजों का जो अपॉइंटमेंट होता है, इसमें बेसिकली गवर्नमेंट हैज़ नो रोल टू प्ले। सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है, सरकार का कोई रोल नहीं है, कोई कार्य नहीं है। आफ्टर इंडिपेंडेंस जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो हमने जिस तरीके का स्ट्रक्चर इंडिया में फॉलो किया, इन दैट स्ट्रक्चर, और यू कैन से दैट इन अ डेमोक्रेसी, जुडिशरी हैज़ टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल।
न्यायपालिका का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल होता है किसी भी लोकतंत्र में या किसी भी सभ्य समाज में। हमने भी यही उम्मीद किया, हमने भी यही एक्सपेक्ट किया, और हमने भी ऐसा जुडिशियल सिस्टम बनाया जो इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो, गवर्नमेंट का उसमें कोई रोल ना हो, गवर्नमेंट का उसमें कोई दखल ना हो, नो इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन जुडिशियल मैटर, न्यायपालिका के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव ना हो। इसके प्रावधान, इसके प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए, जिससे कि हम जस्टिस को प्रिवेल कर पाए, हर आदमी को न्याय मिल पाए, एक गरीब से गरीब आदमी को भारत में न्यायपालिका से न्याय मिले। इन सारी चीज़ों की वजह से हमने न्यायपालिका को सरकार से अलग रखा, स्वतंत्र रखा। और जब हमने स्वतंत्र कर रखा न्यायपालिका को, तो हमने इस बात को देखा कि न्यायपालिका में चाहे अपॉइंटमेंट हो, चाहे रिमूवल हो, या एनीथिंग फॉर दैट मैटर एज फार एज जुडिशरी इज कंसर्न्ड इन इंडिया, गवर्नमेंट विल नॉट हैव एनी रोल टू प्ले। सरकार के पास कोई रोल नहीं होगा प्ले करने का, और यू कैन से दैट गवर्नमेंट विल हैव मिनिमम रोल टू प्ले। सरकार का कम से कम दखल न्यायपालिका में हो, जिससे न्याय जो है वो एक गरीब आदमी को भी मिल सके। इस बात को लेकर के संविधान में प्रावधान रखे गए, और इसी तरीके से धीरे धीरे एक सिस्टम हमारे यहाँ जुडिशरी में इवॉल्व हो गया, दैट वाज कोलिजियम। और कोलिजियम सिस्टम से हमारे यहाँ जजेस का अपॉइंटमेंट शुरू हो गया कि बॉडी नाम फाइनल करेगी, प्रेसिडेंट को देगी, और प्रेसिडेंट उस व्यक्ति को जज बनाएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं दैट ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन, और यू कैन से दैट ईच एंड एवरी रूल हैज सम पॉजिटिव एंड सम नेगेटिव डायमेंशंस। तो इस कोलिजियम के भी बहुत सारे पॉजिटिव थे तो बहुत सारे नेगेटिव थे। नेगेटिव में जब आप नेगेटिव पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे तो यू विल फाइंड दैट द बिगेस्ट ड्रॉबैक और द बिगेस्ट डीमेरिट इन दिस कोलिजियम सिस्टम इज और वॉज कि इस कोलिजियम सिस्टम के थ्रू टैलेंट जो है और डिजर्विंग कैंडिडेट्स जो हैं वो पीछे हो जा रहे थे एज पर द गवर्नमेंट्स ओपिनियन, जैसा कि सरकार का कहना। और एक तरीके का निपोटिज्म, एक तरीके का भाई भतीजावाद आपको इसमें मिलेगा कि जिसका जैक है, जिसकी जान पहचान है, वो जज बन जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का, और जज के ही काफ़ी रिलेटिव्स जो प्रमोट हो जा रहे हैं एज अ जज इन सुप्रीम कोर्ट। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये लगा दैट दिस इज नॉट द राइट थिंग which is going on in the Supreme Court. So that's why the government tried, or government took a decision to abolish this system. And during the time of Dr. Manmohan Singh government at the center, the government took a decision to form a new body for the appointment of judges that is known as National Judicial Appointment Commission. और जब केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी तो भारत सरकार ने ये फैसला लिया कि हम इस व्यवस्था को समाप्त करें और एक स्वतंत्र संस्था बनाएं, जिससे कि हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी मेंटेन कर सकें और हम न्यायपालिका में सरकार के रोल को सुनिश्चित कर सकें, उसको हम बना सकें। और हमने एक सिस्टम बनाया नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का। 2014 में 2014 में भारत की संसद ने, इंडियन पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में 99th अमेंडमेंट पास किया। 99th अमेंडमेंट हुआ संविधान में, और इस 99th अमेंडमेंट से हमारे देश में ये जो कोलिजियम सिस्टम था इसको ख़त्म करके, इसको एबॉलिश करके नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की बात कही गई कि अब कोलिजियम सिस्टम नहीं होगा और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है वो उसको रिप्लेस कर लेगा। 99th अमेंडमेंट हुआ था 2014 में। बाद में फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई, 2014 में ही हमारे क्या फिर बीजेपी सरकार आ गई और फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इनैक्ट कर दिया, इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। जब ये इनैक्ट हुआ, जब ये इम्प्लीमेंट हुआ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, तो कहा गया नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में बेसिकली 6 मेंबर्स होंगे, 6 सदस्यीय संस्था होगी
इट विल बी अ 6 मेंबर्स बॉडी। और ये 6 मेंबर कौन कौन से होंगे? तो फर्स्ट मेंबर दैट इज योर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हु विल बी द एक्स ऑफिसो चेयरमैन। ये एक्स ऑफिसो चेयरमैन भी होंगे, चेयरपर्सन भी होंगे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद भारत सरकार के लॉ मिनिस्टर इसके मेंबर होंगे, जो भारत सरकार के कानून मंत्री हैं वो इसके मेंबर होंगे। फिर कहा गया 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश भी इसके मेंबर होंगे। और 2 इमिनेंट पर्सन्स होंगे, 2 जो बहुत फेमस पर्सनालिटीज होंगी, इमिनेंट पर्सनालिटीज जो होंगी वो इसके मेंबर होंगे। तो टोटल मिला के कहा गया ये 6 मेंबर होंगे। और ये 6 मेंबर 6 मेंबर्स जो हैं वो जजों के अपॉइंटमेंट को देखेंगे। और फाइनली इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया, इसको इनैक्ट किया गया। 99th अमेंडमेंट को पार्लियामेंट ने पास कर दिया फ्रॉम लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा। लेकिन आगे आप देखेंगे कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। इट वॉज चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट सेइंग दैट इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। नाउ द वैलिडिटी ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन वॉज चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि ये जो बॉडी है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये संस्था बेसिकली असंवैधानिक है। इसके लागू होने से जो हमारे देश में इंडिपेंडेंट जुडिशरी का कॉन्सेप्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। सरकार का दखल न्यायपालिका में बढ़ेगा, सरकार डिक्टेट करेगी। और कहीं ना कहीं हमारे देश में जो जुडिशियल स्ट्रक्चर है, कहीं ना कहीं हमारे देश में जो न्यायपालिका है, जुडिशरी है, वो इन्फ्लुएंस्ड हो जाएगा गवर्नमेंट से। सरकार का रोल बढ़ने लग जाएगा न्यायपालिका में। और जो कॉन्सेप्ट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। 2015 में 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 के डिसीजन से नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 के डिसीजन से नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और 99th अमेंडमेंट को भी असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो फाइनली फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इस आयोग को असंवैधानिक घोषित किया कि ये जो आयोग है, इस आयोग के आ जाने से हमारे न्यायपालिका में सरकार का दखल बढ़ेगा और अपॉइंटमेंट से लेकर के और चीज़ों में सरकार का काफ़ी दखल होगा, जिससे कि हम ये स्वतंत्र न्यायपालिका का जो कॉन्सेप्ट है, जो मोटिव है, उसको हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। और फिर फाइनली इस आयोग को समाप्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा फिर से कोलिजियम सिस्टम को रीइंस्टॉल कर दिया। फिर से कोलिजियम सिस्टम आ गया। आज भी आप देखेंगे तो आज भी हमारे देश में जजों का अपॉइंटमेंट कोलिजियम सिस्टम से ही हो रहा है। बीच में कुछ दिनों के लिए आयोग इनैक्ट हुआ था, लेकिन फाइनली फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको ख़त्म कर दिया। यही जो लड़ाई है कोलिजियम की और एनजेएसी की, या आप ये कह लीजिए जो लड़ाई गवर्नमेंट वर्सेस न्यायपालिका है, यही बेसिकली टोटल जो है ये इसका कंक्लूजन है कि क्या लड़ाई है और कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। तो हारने और जीतने का यहाँ प्रश्न नहीं है। हमारे देश में जो सरकार है, लोकतंत्र है, इसके 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीनों के अपने अपने एरियाज हैं, कोई किसी से सुपीरियर नहीं है, कोई किसी से इन्फीरियर नहीं है। दोनों में चेक एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट है हमारे देश में। गवर्नमेंट को अपना काम दिया गया है, न्यायपालिका को अपना काम दिया गया है। और मेरा मानना है ये है कि अगर हर एक अंग अपनी लिमिटेशन में, अपने दायरे में रहते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाएगा, तो कभी भी किसी भी जो ऑर्गन है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगा। और कभी भी किसी दूसरे ऑर्गन को किसी और ऑर्गन में, किसी और संस्था में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें कुछ ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए हमारे देश में जिससे कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी बनी रहे। न्यायपालिका की जो इंडिपेंडेंसी वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट पिलर है हमारे देश का। उसके साथ खिलवाड़ या छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, दैट शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड। दूसरा, हमें ये भी देखना होगा कि न्यायपालिका में टैलेंटेड और अच्छे लोग जज बन पाएँ, जिनकी वो योग्यता हो वो जज बने, सिर्फ इस वजह से कि उनका उनसे
रिलेशन है या उनकी उनसे जान पहचान है और सुप्रीम कोर्ट में जज आप बन गए, ये नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सरकार का भी एक रोल होना चाहिए, सरकार को भी हमें थोड़ा स्पेस देना चाहिए। लेकिन इस बात को देखते हुए कि सरकार अपने उस स्पेस का मिसयूज़ ना करे और कहीं ऐसा ना हो कि एक आम आदमी के लिए भारत में जो न्याय पाना है वो वैसे ही इतना टफ है और टफ ना हो जाए। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच हमें लेके चलना पड़ेगा कि हमारे क्या न्यायपालिका की रिस्पेक्ट भी बनी रहे, न्यायपालिका की इंडिपेंडेंसी भी रहे और सरकार की रिस्पेक्ट भी रहे, जो सरकार चाह रही है वो भी कुछ हद तक हो जाए। तब हम लोकतंत्र के जो 3 अंग हैं, जिसमें से 2 बड़े महत्वपूर्ण अंग विधायिका और न्यायपालिका के बीच की जो टकराहट होती है उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज अगर ये दोनों अंग ऐसे ही आपस में टकराते रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश के विकास के लिए, हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसलिए कोलिजियम सिस्टम सुपीरियर है या एनजेएसी सुपीरियर है, इस विवाद में हमें नहीं पड़ना चाहिए। हमें इन दोनों सिस्टम से एक बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। सरकार को जो है एक ऐसी संस्था बनानी चाहिए जहाँ पर डिस्कशन हो सके, जहाँ पर हम राय ले सकें स्कॉलर से कि किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जजों के अपॉइंटमेंट को लेकर के। भारत के अलावा अगर हम दुनिया के 2-3 इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ में जजेस का अपॉइंटमेंट देखें तो आप पाएंगे कि हमारे देश में कैसे अपॉइंटमेंट होता है और उन कंट्रीज़ में कैसे अपॉइंटमेंट होता है। हमने आपको बताया कि हमारे यहाँ जजेस का अपॉइंटमेंट कोलिजियम से होता था, आज भी हो रहा है। बीच में एनजेएसी वाला इशू क्रिएट हुआ था जिसको मैं जो है सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। अगर आप अमेरिका में देखें दूसरी तरफ, तो अमेरिका में जब सुप्रीम कोर्ट में जजेस अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट्स जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अमेरिका ऑन द एडवाइस ऑफ सेनेट। तो वहाँ का जो अपर हाउस है, जो सेनेट है, उनसे राय ली जाती है, उनसे एडवाइस लिया जाता है, डिस्कशन किया जाता है और तब सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस होते हैं अमेरिका में वो अपॉइंट होते हैं। अमेरिका में जो जजेस होते हैं वो लाइफ टाइम के लिए होते हैं। हमारे यहाँ देखेंगे आप तो सुप्रीम कोर्ट में जज होते हैं वो 65 ईयर्स के लिए होते हैं। वहाँ लाइफ टाइम के लिए जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें ब्रिटेन में, तो आप पाएंगे कि ब्रिटेन में क्वीन के थ्रू जजेस अपॉइंट होते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ योर अपॉइंटमेंट कमीशन। वहाँ पर एक अपॉइंटमेंट कमीशन है और उस अपॉइंटमेंट कमीशन के एडवाइस पर, जो वहाँ जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है, उसी के एडवाइस पर जो क्वीन होती हैं ब्रिटेन में, वो जजेस को अपॉइंट कर देती हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, नाम आपने शायद सुना होगा। इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो ये नीदरलैंड में है, द हेग में इसका हेडक्वार्टर है। इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो जजेस अपॉइंट होते हैं, एक्चुअली में आप 15 मेंबर्स होते हैं वहाँ पर और 9 साल का कार्यकाल होता है वहाँ पर। वहाँ पर जो जजेस अपॉइंट होते हैं वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं और फिर वहाँ पर जजेस अपॉइंट होते हैं। मैंने आपको बताया कि 15 मेंबर्स होते हैं, 15 मेंबर्स होते हैं फॉर 9 ईयर्स। और जो 5 जज होंगे, 5 जजेस जो होते हैं वो हर 3 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो हमारे देश में किस तरीके से अपॉइंटमेंट होता है वो हमने देखा। अमेरिका में कैसे होता है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ब्रिटेन में कैसे होता है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ थे वर्ल्ड वाइड जहाँ से इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होते हैं जजेस के। हमारे देश को आप देखेंगे थोड़ा सा एक टिपिकल एग्जाम्पल आपको मिलेगा जहाँ पे जजेस के अपॉइंटमेंट में जजेस का ही रोल रहता है। तो इनफैक्ट ओवरऑल यही कंट्रोवर्सीज रही हैं हमारे देश में कोलिजियम और एनजेएसी के बीच में। क्वेश्चन यही उठता है कि अब कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है जो एक बैलेंस मेंटेन कर सके बिटवीन द अथॉरिटी और बिटवीन द राइट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड शुड बी एबल टू मेंटेन द इंडिपेंडेंसी ऑफ द कोर्ट। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुका है कि न्याय की स्वतंत्रता जो है या न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, संविधान का
वो मूलभूत अंग है और उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और कोर्ट का मानना है कि कोलिजियम के थ्रू वो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन रहता है, और अगर एनजेसी आ गया तो वो बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसी चीज को हमें देखना है कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करें अपने देश में जो जजेस अपॉइंट होते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो आपको पता होना चाहिए एज फार एज अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन इंडिया इज कंसर्न्ड, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जजों के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केसेस फाइल हुए थे। जैसे फॉर एग्जांपल एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 में ये केस चला था। एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982। In the same way, Supreme Court Advocate on Record Association versus Union of India 1993. Supreme Court Advocate on Record Association versus Union of India 1993. और एक इम्पॉर्टेंट केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुआ, दैट इज स्पेशल रेफरेंस केस 1998। तो ये तीन इम्पॉर्टेंट केसेस हैं जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, इन्हें आपको ध्यान में रखना है, आपको पता होना चाहिए। One is your SP Gupta versus Union of India case 1982. Second is your Supreme Court Advocate on Record Association versus Union of India, that is in 1993. And the last is a Special Reference Case 1998. तो ये केसेस आप ध्यान रखेंगे। So, okay, thank you and all the best.